उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स 2024। मतलब उत्तर प्रदेश का अब तक का नवंबर तक करंट अफेयर्स 2024। देखिए भैया, 2024 का जो करंट अफेयर्स है उससे जुड़ी हुई बात है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अयोध्या धाम जंक्शन को अयोध्या धाम जंक्शन को अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन को प्राप्त प्रमाणन। अब इस चीज को अगर आप शॉर्टकट में समझोगे तो यहाँ से एक सवाल बन जाएगा, और जैसे हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हैं या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम हैं या पीसीएस लेवल पर भी पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या धाम जंक्शन है, जो रेलवे स्टेशन है, उसको कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, कौन सा प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो प्रमाणन का मतलब होता है एक सर्टिफिकेट जो उसको मिला है, तो वो सर्टिफिकेट कौन सा है। ठीक है, उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है, कौन सा प्रमाण पत्र दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को। ठीक है, तो इसको जो प्रमाणन मिला है, प्रमाणन का मतलब होता है प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। हाँ, उसका नाम है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग। ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग। ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग, ये प्रमाण पत्र इसको मिला है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का। ये प्रमाण पत्र क्यों मिला है, ये प्रमाण पत्र क्यों मिला है और किसने दिया है। ठीक है, तो एक संस्था है, उसका नाम है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो यह प्रमाणन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने दिया है। काउंसिल परिषद होती है, ने दिया है। अब सवाल ये निकलता है कि ये प्रमाण पत्र जो है किस काम के लिए दिया गया है। तो ग्रीन बिल्डिंग, इसका मतलब पर्यावरण के मामले में। ठीक है, तो यह प्रमाणन जो मिला है इसको पर्यावरण स्थिरता के लिए मिला है।
किसके लिए? पर्यावरणीय स्थिरता के लिए। तो देखिए इसे, यह प्रमाणन पर्यावरणीय स्थिरता के लिए दिया गया है। तो याद रखो, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? तो उसका नाम है ग्रीन, बोलो, ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिला है। किस संस्था ने दिया है? तो संस्था का नाम है, हाँ, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने दिया है। क्यों दिया है? क्यों दिया भैया? पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए दिया गया है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए उसको दिया गया है। प्रमाण पत्र का नाम याद रखना बस आपको, ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का प्रमाण पत्र किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो अयोध्या धाम जंक्शन को। ठीक है, अयोध्या धाम जंक्शन को। देखिए अब सवाल दूसरा यहीं से है, अयोध्या से ही। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम में है, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि ये हवाई अड्डा जो है वो किस शहर में है? सबको पता होगा, शहर अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में है। कह रहे हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है 2 चरणों में करा जाएगा। पहले चरण में प्रति वर्ष 10 लाख यात्रियों की व्यवस्था, और दूसरे चरण में प्रति वर्ष 60 लाख यात्रियों की क्षमता का ये एयरपोर्ट होगा। हर साल 60 लाख यात्री जो है इस पर आवागमन कर सकते हैं, इतना बड़ा इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई थी, उससे पहले इसका उद्घाटन कर दिया गया था। तो इसका उद्घाटन हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। अब 30 दिसंबर के 2 दिन बाद जनवरी आ जाएगी 2024। किसने उद्घाटन करा था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा था। ठीक है, अच्छा सवाल यह है कि इस एयरपोर्ट ने से उड़ाने कब शुरू हुई थी? परिचालन कब शुरू हुआ था? परिचालन शुरू कब हुआ था? तो उद्घाटन 30 तारीख को हुआ था दिसंबर में। 6 तारीख को फ्लाइटें यहाँ से उड़नी शुरू हो गई थी, तो 6 जनवरी 2024 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और मैंने बताया है कि इसकी जो क्षमता होगी, कितने यात्रियों की क्षमता बता रहे हैं इसमें, तो इसे इतना बड़ा बनाया जाएगा 60 लाख यात्री 60 लाख यात्री प्रति वर्ष।
हर साल यहाँ से 60 लाख यात्री जो हैं आवागमन किया करेंगे, ये इसकी मैक्सिमम क्षमता है। जब इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ उद्घाटन से पहले, तो इसकी फिलहाल क्षमता जो वो 10 लाख यात्री है। कितनी? और इसे कहाँ तक डेवलप करा जाएगा? 60 लाख यात्रियों तक। ठीक है, याद रखना, ये जो संख्या के सवाल होते हैं ना, ऐसे ऐसे पूछ ले जाते हैं तो फिर बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। ठीक है, उनसे जवाब नहीं दिए जाते। उद्घाटन जो हुआ था वो कब हुआ था? बोलो 2023 में, और काम करना शुरू कर दिया था 24 से। ठीक है, चलिए, एक शब्द आपने सुना भी होगा और कई बार चर्चाओं में रहा है, वो सवाल है भैया, उत्तर प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट उत्तर प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वातानुकूलित भी है, एयर जो एयर कंडीशनर होते हैं वैसा ही है ये। ठीक है, तो यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बनाया गया है? तो शहर का नाम पूछेंगे तो शहर तो हो जाएगा बेटा प्रयागराज। प्रयागराज में इसको बनाया गया है। किस नदी में इसको बनाया गया है? तो नदी है गंगा या यमुना, तो यमुना नदी में बनाया गया भैया। इसका उद्घाटन किसने करा है? इसका उद्घाटन तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने करा है। कहते हैं इसकी क्षमता कितनी है एक बार में? तो इसकी क्षमता है 40 व्यक्ति 40 व्यक्ति एक बार में। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में 40 लोग इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तैरता हुआ है। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरता हुआ। ठीक है, देखो इसको कौन मैनेज कर रहा है? इसको मैनेज कौन कर रहा है? तो इसका प्रबंधन किसके हाथों में है? इसका प्रबंधन किसके हाथों में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। ये किसने बनाया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। एक मैं आपको और बता दूं, एक और है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यूपी में। यूपी के अंदर जो दूसरा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट आता हमारा कहाँ? गोरखपुर में। कहाँ आता है? गोरखपुर में। तो अगर हम बात करें एक अन्य फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, तो वो कहाँ बना है? वो बना है गोरखपुर में। कहाँ बना है? गोरखपुर में। अच्छा, गोरखपुर में एक झील है, उसका नाम बता सकते हैं? रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहाँ है? तो वो है भैया गोरखपुर में। ठीक है, रामगढ़ ताल। एक और सवाल उत्तर प्रदेश का ही है, अच्छा सवाल बनेगा वो भी। वो सवाल है, संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन
संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन। एक संगीतकार जिनकी डेथ हुई है, यूपी के रहने वाले थे। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में वो कहाँ से आते थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, किस जिले से उनका संबंध रहा है, ठीक है, और वो किस घराने के थे और किस क्षेत्र में उन्होंने काम करा है। तो देखिए, हम राशिद खान की बात कर रहे हैं, उस्ताद राशिद खान की संगीत के। तो वो रहने वाले जहाँ के थे, उनका जन्म हुआ था बदायूं में। कहाँ हुआ था? बदायूं, यूपी के रहने वाले थे। तो उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, उनका गृह जनपद जो है वो क्या है? बदायूं, ठीक है। अब सवाल यह है कि वो किस कला के कलाकार थे। तो वो एक संगीतकार थे, संगीतकार थे, इसलिए संगीत पेशा था उनका। अच्छा, रहने वाले किस घराने के थे? संगीतकारों का एक घराना होता है, तो किस घराने के थे भैया? तो रामपुर सहसवान, रामपुर सहसवान घराना। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, वो किस घराने के थे। तो घराना रामपुर सहसवान घराना। भारत सरकार से वो सम्मानित थे। उनको सम्मान मिला 2006 में पद्मश्री का। और पिछले 2 साल पहले, मतलब 2022 में उनको सम्मान मिला पद्म भूषण का। तो वो पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित थे। नाम था राशिद खान, संगीतकार। यहाँ से जिला आप सब मालूम कर सकते हैं कि उस्ताद राशिद खान जो है, उनका गृह जनपद क्या था? तो बदायूं। घराना मालूम करेंगे तो रामपुर सहसवान। पद्मश्री मिला 2006 में और पद्म भूषण मिला 2 साल पहले 2022 में, ठीक है। और देखिए किस कला के कलाकार थे वो? तो संगीत के, संगीत के लिए वो फेमस थे। अभी 2024 में 11 जनवरी 2024 को किसकी 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई? 58वीं 58, ठीक है, पुण्यतिथि मनाई गई है किसकी? किस राजनेता की उत्तर प्रदेश में 2024 में 11 जनवरी को 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो देखिए, यूपी के एक बहुत बड़े राजनेता, नाम था उनका, देखिए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की 58वीं पुण्यतिथि 2024 में मनाई गई है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, उनकी 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, 58, ठीक है। इनसे संबंधित सवाल इतिहास में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताएं तो उनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1904 को।
और जन्म उनका हुआ था मुगल सराय में। और अब जो मुगल सराय पड़ता, पहले बनारस में लगता था, अब जो मुगल सराय लगता है वो चंदौली जिले में लगता है। कौन से में? चंदौली जिले में। और पहला जब चंदौली जिला नहीं था तो ये बनारस जिले में आता था, इसलिए वाराणसी के एयरपोर्ट का नाम जो है वो इन्हीं के नाम पर तो रखा गया है। क्या? अरे बनारस के एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बोलो, वाराणसी। ठीक है, तो उस समय बनारस जिले में इनका मुगल सराय आता था। देखिए पढ़ाई कहाँ से करी थी, तो काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ कहाँ है? बनारस में। 1926 में इन्होंने स्नातक की उपाधि धारण करी थी, स्नातक की पढ़ाई करी थी। ठीक है, अब 4 में से 26 घटा दोगे, 26 में से 4, तो लगभग 22 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने स्नातक करा था। ठीक है, तो देखिए इन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और आपको पता होगा कि उस दौर में, बात है 1926 की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, पढ़ना, पास करना, डिग्री हासिल करना, ये बहुत बड़ा काम होगा, नहीं होगा? उस समय ग्रेजुएशन करना है ना, जहाँ कुछ ही लोग तो पढ़ते होंगे और उसमें भी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम होगा उस दौर में। ठीक है, फिर बापू के साथ में उनके आंदोलनों में शामिल हो गए, गांधी के नक्शे कदम पे चलने लगे। और कहा जाता है गांधी के नक्शे कदम पे चलते हुए ये 9 बार जेल गए, ये 9 बार जेल गए। भाई जब आप कोई मुहिम चलाते हैं सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तो फिर आपको जो है जेल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल नहीं थे, अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल थे। ठीक है, देखिए उन्होंने नारे दिए, 2 नारे उनके फेमस हुए। देखिए उनके नारों की बात करें तो शास्त्री जी के 2 नारे थे। एक नारा तो मरो नहीं मारो, मरो नहीं कोमा लगा के मारो। ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1942 का, उस समय प्रयाग से, इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, हाँ, मरो नहीं, मरना नहीं है तुम्हें, मारो, मारना है किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, जबकि गांधी ने नारा क्या दिया था 1942 में? करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। एक नारा उन्होंने दिया 1965 के युद्ध के समय, जय जवान, जय जवान, जय किसान। कहते हैं ये नारा 1942 का है उनका, और ये नारा 1965 का है उनका, जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने नारा दिया था ये। 1942 के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ, और कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को जवाहरलाल नेहरू के बाद में प्रधानमंत्री बनाया गया, और उसी समय पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो बताया जाता है कि सेना के जो प्रमुख होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, दिल्ली में मीटिंग चल रही थी। शास्त्री जी जो है वो 2 मिनट लेट पहुंचे थे।
तो उन्होंने कहा कि साहब बताइए क्या करना है। तो शास्त्री जी ने बेबाक रूप में कहा कि देखिए, सीमाओं की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, जो भी फैसला होगा, जो भी किया जाएगा आपके द्वारा, वो हमें सरमाथे से स्वीकार है, और आप सीमाओं पर जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से वो आप करिए, आपको पूरी छूट है, आपसे कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा, हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ठीक है, तो भारतीय सेना का मनोबल जो है वो हाँ 7वें आसमान पर पहुँच गया, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री जो है वो हाँ आपको हौसला दे रहा है। ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कि शास्त्री जी बाहर निकले और मीडिया से बात करी, तो देश के जवानों में हौसला पैदा करने के लिए, देश के किसानों में हौसला पैदा करने के लिए, देश के भीतर एकजुटता का भाव पैदा करने के लिए शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, कि इस देश के जवान की भी जय और इस देश के किसान की भी जय। ठीक है, तो ये 1965 का उनके समय का नारा था। कौन कौन से पद पर शास्त्री जी ने काम किया है, तो पदों की बात करेंगे। हाँ, तो कुछ पद उन्हें उत्तर प्रदेश में मिले थे। उत्तर प्रदेश की सरकार में वो जिन जिन पदों पर बैठे, उनमें 2 पद प्रमुख हैं। एक पद है परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री उनको परिवहन मंत्री बनाया गया। तो जब उनको परिवहन मंत्री बनाया गया तो उन्होंने महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करी, या यूं कहें कि महिला कंडक्टर का पद जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया था। रोडवेज की बसें होती हैं ना, तो उसमें मेल कंडक्टर भी होते हैं और फीमेल कंडक्टर भी होती हैं, अब होती नहीं होती। तो इनको जो मिला, जो पद मिला परिवहन मंत्री के रूप में वहाँ, तो इन्होंने क्या करा, महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति, रोडवेज में महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति का प्रावधान यही लेकर आए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, उत्तर प्रदेश में इनको दूसरा पद मिला पुलिस विभाग। इनको पुलिस विभाग का पद मिला। तो पुलिस विभाग संभालते हुए इन्होंने एक और सुझाव दिया। सुझाव ये दिया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार की जाए। ठीक है, तो भीड़ को हटाने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार, लाठी की जगह पानी की बौछार। वो कहते थे कि ये जो कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई है, इन पर लाठियां मत भांजो, इन पर पानी की बौछार करो। मतलब लाठी की जगह पानी की बौछार, एक हल्का बल हो जाएगा, हल्का बल प्रयोग करो। मतलब उनका मानना था कि ये लोग भी अपने ही लोग हैं, अपने ही मुल्क के लोग हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें हम। देखिए, जब केंद्र सरकार में पद कौन कौन से मिले, केंद्र सरकार में पद, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में उनको बनाया गया रेल मंत्री। क्या बनाया गया? वो रेल मंत्री भी थे। ठीक है, ये कहा जाता है कि देश के पहले ऐसे रेल मंत्री बने, रेल हादसा, रेल दुर्घटना हो गई एक जगह, और ये उस समय रेल मंत्री थे। तो इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से क्या करा था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, देखिए, रेल दुर्घटना हुई, उसकी जिम्मेदारी खुद ली कि इसके दोषी हम भी हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा है,
हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और हम इस पद के लायक नहीं है, त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। आप देख रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लो रेल दुर्घटना हुई है तो रेल ड्राइवर की गलती होगी, है ना, वहाँ सिस्टम में कोई गलती होगी। उन्होंने कहा कि गलती है, सिस्टम में गलती है तो समझिए वो हमारी गलती है, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाए, हम उसे सुलझा नहीं पाए फिर। ठीक है, तो देखिए जब ये रेल मंत्री बने थे तो रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया। रेल मंत्री का पद जो है इन्होंने ठुकरा दिया और छोड़ दिया। मतलब भारत में फिर दूसरा पद मिला। आपको पता है कि 1962 में चीन का युद्ध हुआ, 1963 के आसपास चल के 64 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई पद पर रहते हुए। फिर कार्यवाहक बनाए गए गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री, और उनके बाद में परमानेंट प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने 1964 में। 1964 में जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध, और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में। ठीक है, और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ ताशकंद समझौता। खूब आता पेपर में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में क्या हुआ? ताशकंद समझौता हुआ। इधर का मिटाने देता हूं मैं। इस युद्ध के बाद हुआ यही तो इसी युद्ध के समय तो उन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान 1965 में, है ना। हाँ, भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्होंने काम करा। ठीक है, भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी कि आप जाइए, जो कर सकते हैं आप करिए। और कहा जाता उस समय, कहते हैं जैसा अमेरिका की एम्बेसी थी पाकिस्तान में, और रसिया की एम्बेसी थी, तमाम देशों की एम्बेसी होती है, इन लोगों ने खाली कर ली, क्योंकि भारत किसी भी कीमत पर बैक होना नहीं चाहता था। भारत पीछे नहीं हटना चाहता था। युद्ध हुआ, युद्ध के बाद आपको पता है समझौते होते हैं। ठीक है, तो युद्ध के बाद जो है वो समझौता हुआ, और उस समझौते को नाम देते हैं क्या हम? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। अब सवाल यह है कि ताशकंद समझौता कब हुआ है? बोलो। 1966 में तो हुआ है, लेकिन 10 जनवरी को हुआ है, 10 जनवरी 1966 को। अच्छा, कहाँ हुआ है? बोलो। ताशकंद में। और ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में समझौता हुआ। सुनिए, यह समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ? तो मध्यस्थता किसकी थी? पूर्व सोवियत संघ, जिसको आज हम क्या कहते हैं? रूस ने इसमें मध्यस्थता करी। किस किस के बीच में समझौता हुआ? कौन कौन से देश थे? ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत व पाकिस्तान। भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर करे थे?
तो हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, कई बार नाम आ गया पेपर में, अयूब खान। इन दो के हस्ताक्षर थे। एक्चुअल में क्या था कि शास्त्री जो थे वो किसी भी कीमत पर वो पीछे हटना नहीं चाहते थे एक कदम भी। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अगर आप कहते हो तो हम कोई बात नहीं, अब फायर नहीं करेंगे, रुक जाते हैं, लेकिन अब सीमाओं की हिफाजत, सीमाओं की बाउंड्री, सीमाओं का नापतोल हुआ सा हो जहां दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हैं। और भारत की सेना जो है पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर घुस चुकी थी, कई किलोमीटर घुस चुकी थी इंडियन सेना, कई किलोमीटर। तो शास्त्री जी क्या कह रहे थे कि हम मानते हैं आपकी बात को, आप कोई बात नहीं है, हम आपकी बात को नहीं टालेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब सीमाएं यहाँ से बने जहाँ दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हुई है। ठीक है, जैसा मान लो आपका खेत है, मेड़बंदी को लेकर आप में लड़ाई हो गई, आपके पड़ोसी ने जो है आपके खेत पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, डोल बढ़ा दिया आपकी तरफ को, मेड़ बढ़ा दी, आपको गुस्सा आया, आप पावरफुल हो और आपने उठाकर 2 मीटर अंदर रख दी डोल उसके खेत में। ठीक है, और मारपीट भी हुई वहाँ पर। तो जब पंचायत वाले आगे फैसला करेंगे तो वो तो ये कहेंगे कि भाई एक काम करो, लड़ाई ख़त्म करो, जहाँ पहला डोल थी वहीं कर लो। शास्त्री जी कह रहे ना जी अब तो यहाँ से रखेंगे। अब ये बात ही था कि पाकिस्तान को ये लगे कि आपने हमला कर दिया, अब इसका खामियाजा भी आप भुगतो ना फिर। ठीक है, हाँ, इसका खामियाजा भी आप भुगतो। ये 1965 की जंग थी जिसमें वीर अब्दुल हमीद, जिसको परमवीर चक्र मिला, हाँ, उसकी वीर गाथाएं हैं। गाजीपुर का लड़का, कहाँ के रहने वाले थे? गाजीपुर का लड़का है ना। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के टैंक नष्ट करे उस आदमी ने, है ना, हाँ, कहते नहीं है कि हाँ गुलैल से जो है हवाई जहाज गिरा दिया हो, मतलब छोटे से हथियार से बड़े बड़े टैंक उस आदमी ने नष्ट कर दिए। इतने लोग समझ पाते, इस तरह पाकिस्तान के टैंक खत्म हो गए थे। वह ये था, मैं थोड़ी सी बात बता दूं, यहाँ बताने की है। 1962 में चाइना ने अटैक करा, तो चाइना ने जब अटैक करा तो भारत को भी बहुत नुकसान हुआ, भारत को भी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने उस समय पेंटागन अमेरिका से 7 युद्ध टैंक खरीदे थे, युद्ध टैंक मेड इन अमेरिका। उसे लगता था कि भारत पर अब अटैक करने का अच्छा मौका रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत 1962 में नुकसान भारत ने उठाया चीन के माध्यम से, चीन युद्ध में, तो भारत एक तो कमजोर है। दूसरी बार उस समय जो नेतृत्व संभाल रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीतिक अस्थिरता थी थोड़ी सी, तो उसका भी उन्होंने सोचा फायदा मिलेगा। तीसरा उनका ये भी था कि टैंक लिए नए नए चेक कर आओ, हाँ, तो वो ना भारत की तरफ उन्होंने 1962 में अटैक कर दिया। तो जो मैंने बताया ना कि वो इन कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता था। और वो आपने सुना होगा कि मरा हुआ हाथी बिटोरे के बराबर होता है। बिटोरे जानते ना, इसमें उपले रखते हैं। हाथी मर बेशक गया लेकिन उठाना भी बड़ा करना पड़े, बहुत महंगा पड़ता है उसको उठाना भी। तो ये बताया जाता है कि जब अटैक हो गया तो वीर अब्दुल हमीद को पंजाब की जिम्मेदारी मिली थी, उसी रास्ते से उनके टैंक आ रहे थे। और कहा जाता है कि एक खेत की आड़ में, है ना, वो तुमने देखा होगा जो जिप्सी कारें होती है ना, उनमें एक आदमी खड़ा रहता है, उसके कंधे पे एक तोप रहती है छोटी वाली, है ना, गोला फेंकने वाली। उसी से जो है उन्होंने क्या करा, निशाना लगा के 7 टैंक नष्ट कर दिए। ठीक है, वीर अब्दुल हमीद ने, हालांकि वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे वो भी। तो एक जवान ने कितना नुकसान, कितना क्षति दी पाकिस्तान को। तो वही सवाल था कि वो चाहते थे कि जहां सीमाएं बन गई अब वहीं रहनी चाहिए। इस बात के लिए बताया जाता है शास्त्री जी पर दबाव बना। कैसा दबाव बना कह नहीं सकते, लेकिन 10 तारीख को, जनवरी की 10 तारीख को उन्होंने हस्ताक्षर करे। और ये कहते हुए, कुछ लोग ये बताते हैं, ये कहते हुए हस्ताक्षर करे कि देखो हस्ताक्षर मेरे हो रहे हैं, लेकिन इस भूमि को लौटाने वाला कोई दूसरा ही प्रधानमंत्री होगा। और वहीं पर ताशकंद में जो है उनकी डेथ हो गई, शास्त्री जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कहाँ?
मृत्यु हुई थी उनकी ताशकंद में। और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को उनकी डेथ हो गई। और ये पता नहीं चल पाया, कहते हैं हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि रियल कारण क्या था। अब 1966 में डेथ हो गई, 1904 में उनका जन्म हुआ है। तो अगर देखोगे तो 60-62 साल की उनकी उम्र थी जब उनकी डेथ हुई थी। उसी साल 1966 में उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था पहली बार। ठीक है, तो पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। किसको दिया गया भैया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को। और कब दिया गया था बेटा? 1966 में। 66 में डेथ हुई थी, 66 में उनको दिया गया था। तो ये जो मैंने बताया देखो कि 11 जनवरी को उनकी डेथ हुई थी ना, तो 11 जनवरी 2024 को इनकी 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो लाल बहादुर शास्त्री की 58वीं पुण्यतिथि 11 जनवरी 2024 को मनाई गई। ठीक है, तो शास्त्री जी यूपी का एक अच्छा टॉपिक भी है, उसमें सवाल आते भी है और करंट में भी सवाल है कि 58वीं पुण्यतिथि किसकी बनाई गई। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री। चलो।